हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सुनेंगे मोहन राकेश का साहित्यिक परिचय और बहुत बड़ा सवाल एकांकी का कथासार। बच्चों, मोहन राकेश एक सुप्रसिद्ध नाटककार, कहानीकार और उपन्यासकार थे। उनका जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। मोहन राकेश का असली नाम मदन मोहन गुगलानी था और उनके जो पिता थे वो करमचंद गुगलानी थे, जो पेशे से वकील थे, लेकिन वो साहित्य में बहुत रुचि रखते थे और इसी वजह से उनके घर में साहित्यिक गोष्ठियां और संगीत के कार्यक्रम होते रहते थे, जिसकी वजह से मदन मोहन गुगलानी यानी कि जो मोहन राकेश थे, उनके मन में वो साहित्य के प्रति जो लगाव कह सकते हैं आप, संगीत के प्रति जो लगाव था वो बचपन से ही पैदा हो गया था। मोहन राकेश ने शिक्षक के रूप में अपनी आजीविका प्रारंभ की। इन्होंने मुंबई, जालंधर, दिल्ली तथा शिमला आदि स्थानों पर कार्य किया, परंतु यह एक जगह टिक नहीं सके। मोहन राकेश ने अपनी लेखनी से हिंदी के गद्य साहित्य को समृद्ध किया। गद्य साहित्य तो आप समझते हैं, जो नाटक, उपन्यास, कहानी के क्षेत्र की जो विधाएं होती हैं ना, उनको गद्य साहित्य कहते हैं। इन्होंने हिंदी नाटकों को समकालीन चेतना से जोड़ा। इसका अर्थ क्या हुआ कि उस समय में, यानी कि मोहन राकेश के समय में जो कुछ समाज में चल रहा था उसको उन्होंने महसूस किया और उन्हीं घटनाओं को, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं बातों को, उन्हीं विचारधाराओं को मोहन राकेश ने अपने साहित्य में लिखा। उनके नाटकों से हिंदी नाटकों तथा रंगमंच को नई दिशा मिली। उनकी मृत्यु 3 जनवरी 1972 को हुई। ये उनकी कुछ साहित्यिक रचनाएं हैं। उपन्यास अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल। नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन। ये अधूरा रह गया था जिसे बाद में कमलेश्वर जी ने पूरा किया। एकांकी अंडे के छिलके। कहानी संग्रह क्वार्टर तथा अन्य कहानियां, पहचान तथा अन्य कहानियां, वारिस तथा अन्य कहानियां। निबंध संग्रह परिवेश। अनुवाद मृच्छकटिक शकुंतलम और यात्रा वृतांत आखिरी चट्टान। साहित्यिक विशेषताओं की अगर हम बात करें बच्चों, तो मोहन राकेश अपने समय के विशिष्ट साहित्यकार थे। इन्होंने एकांकी साहित्य ही नहीं बल्कि कहानी एवं उपन्यास के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबसे पहली विशेषता इनकी ये थी महानगरीय, पारिवारिक एवं सामाजिक विसंगतियों का विवेचन। यानी कि महानगरों में जो लोग रहते हैं, है ना, उन महानगरों में रहने वाले जो लोगों के जो परिवार हैं, उनकी जो पारिवारिक समस्याएं हैं, ठीक है ना, और उनके उन मतलब सामाजिक विसंगतियां, मतलब समाज में किस तरह से मतलब बहुत सारी समस्याएं पैदा होती रहती हैं। यानी कि अमीर गरीब की, आप ये कह लीजिए कि अमीर गरीब का जो एक गैप है वो कह लीजिए, या महानगर में जो कम आय जीविका कमाने वाले लोग हैं, कम आय कमाने वाले जो लोग हैं, उनको अपने जीवन यापन में कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, या फिर आर्थिक स्थिति के आधार पर जो उनके वर्ग संघर्ष चलते हैं वो, और साथ में जो परिवार हैं उनमें अगर अलग अलग उम्र के लोग होते हैं ना परिवार में, तो उन लोगों के आपस में जो डिफरेंसेस हम कह सकते हैं, जो भेद मतलब जो उनकी जो वैचारिक मतभेद होते हैं वो चलते रहते हैं, उन सब का चित्रण मोहन राकेश ने किया है, ठीक है ना। मानव मन के अंतर्द्वंद एवं संत्रास का वर्णन। देखिए, जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं बच्चों, उनमें जो मनुष्य होता है ना, उनमें उन परिवारों के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, है ना, क्योंकि वो अपने आप को मतलब वो गरीब भी नहीं है, तो इसलिए वो गरीबों जैसा जीवन यापन भी नहीं कर सकते, और वो अपने जीवन का, अपनी लाइफ का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, एक तरह से कह सकते हैं आप, अपने जीवन का एक स्तर बनाने के लिए वो हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, और जितना वो चाहते हैं उतना उनको मिलता नहीं है, और उनके मन में एक अंतर्द्वंद हमेशा चलता रहता है। और इस तरह से समाज में जो हो रहा होता है उसके साथ एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि वो उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, है ना, और इसलिए वो हमेशा टेंशन में रहते हैं, संत्रास में रहते हैं, ठीक है। आधुनिक युग बोध का चित्रण। इसका मतलब क्या है
कि जो आधुनिकता, जो हमारा जो मन है, जो उस काल में कह लीजिए कि जो युवाओं का जो जीवन था, है ना, तो एक तरह से वो पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहे थे, अभी भी भाग रहे हैं ना। लेकिन अब और तब जब लिखा गया था उसमें तो बहुत अंतर है। फिर भी अब तो हम बहुत चीज़ें स्वीकार भी कर चुके हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो मध्यम वर्गीय परिवारों के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो आधुनिकता की ओर दौड़ते हैं। उस युग बोध का वर्णन मोहन राकेश ने अपने साहित्य में किया है। और वहीं पर ही जो पारिवारिक कलह शुरू होते हैं, या जो उन बच्चों के माता पिता या उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके जो परिवार के अन्य लोग हैं, वो उन आधुनिकताओं को स्वीकार नहीं करते, या महानगरों में या बड़े शहरों में जो लोगों के जीवन की जो तौर तरीके बदल रहे थे, उन सब का चित्रण मोहन राकेश करते हैं। नारी जाति की व्यथा का वर्णन भी वो करते हैं कि किस प्रकार से नारी जो है वो दोहरे जीवन में घुट कर रह जाती है, कि वो जॉब पर जाती है, काम पर जाती है, और घर के सारे काम भी, जो घरेलू काम है, वो भी उसको करने पड़ते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि वर्किंग वीमेन और डोमेस्टिक लाइफ, यानी कि घरेलू कार्य, कामकाज, यानी कि जो घर गृहस्थी के कामकाज हैं वो, और जो उसके व्यावसायिक कामकाज हैं वो, उसमें कैसे तालमेल नहीं बिठा पाती कई बार, और उसको बहुत दिक्कत आती है। और अगर वो बिठा भी सकती है तो एक तरह से ये कह लीजिए कि एक ही नारी के ऊपर इतना सारा बोझ उस पर आ जाता है, और वो उस सबको बियर करती है, यानी सहन करती है, और अपनी ज़िंदगी को जैसे तैसे चलाती है। जैसे स्कूलों में काम करने वाली अध्यापिकाएं हैं, या फिर आप कह लीजिए कि दफ्तरों में काम करने वाली जो महिलाएं हैं, उनका जो जीवन है, उनके जीवन की जो स्थिति है, और उनकी परिवार में क्या अवस्था है, कितना पैसा कमाने के बाद भी वो अपने जैसे निर्णय खुद नहीं ले पाती, उनके पास पैसा खर्च करने की स्वतंत्रता नहीं है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिनका वर्णन मोहन राकेश ने किया है। भाषा शैली आप समझ सकते हैं कि वो, उनकी भाषा आसान है, हिंदी भाषा में ही, मतलब खड़ी बोली में ही उन्होंने लिखा है। और जो हमारे मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो भाषा होती है, जिसका हम प्रयोग करते हैं, वैसी ही भाषा में मोहन राकेश ने अपने साहित्य की रचना की है। अब बच्चों है जो आपके सिलेबस में एक आंकी लगा हुआ है, बहुत बड़ा सवाल। ये बहुत बड़ा सवाल वास्तव में ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। देखिए, इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित सेमिनार आदि की अर्थहीनता पर प्रकाश डाला है। कि बहुत सारे सेमिनार होते हैं ना हमारे यहाँ, बड़े बड़े मुद्दों को लेकर, लेकिन उनमें होता क्या है, बस कुछ लोग आते हैं, अपनी बात रखते हैं, चले जाते हैं ना, बाकी सब वैसा का वैसा चलता रहता है। इस प्रकार की गोष्ठियां आदि में बाबू लोग केवल एक दूसरे की आलोचना चिचालेदार पर ही सारी शक्ति लगा देते हैं। तो यानी कि वो इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं ना, उनमें कुछ नहीं होता, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, वो उस पर छींटा कशी करेगा, उस पर छींटा कशी करेगा, और एंड में जो कहते हैं ना, जो निष्कर्ष निकलेगा वो ज़ीरो, कुछ भी नहीं होगा उसमें, उसका कोई आउटपुट नहीं होता। एकांकी में लो ग्रेड वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर अपने लिए सस्ते मकान बनवाना चाहते हैं। यानी कि एक सोसाइटी है, देखो नाम ही है लो ग्रेड वर्कर्स, जिनकी मतलब कम पैसे कमाते हैं वो, तो वो जो है ना सस्ते मकान बनवाकर मतलब वो चाहते हैं कि सरकार जो है ना उन्हें छोटी छोटी किस्तों में वो मकान उपलब्ध करवा दे। यानी कि सरकार ऐसे मकान बनाए जो लो ग्रेड वर्कर्स कम पैसे पे करके, कम अमाउंट पे करके उन मकानों को खरीद सके। परंतु सोसाइटी का चेयरमैन ही मीटिंग में नहीं पहुंचता। एक तो पहले वो सोसाइटी का जो चेयरमैन होता है उसको कुछ पता नहीं होता, और वो आता भी है मीटिंग में तो मतलब वो आता ही नहीं है मीटिंग में। दूसरी बात, मीटिंग का समय 5:30 बजे था, पर लोग 6:30 बजे आना शुरू होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ अक्सर ही होता है कि हर कार्यक्रम में लोग देर से पहुंचते हैं। इस तरह के चित्रण करके जो लेखक है वो समाज के यथार्थ पर, समाज में जो यथार्थ घटनाएं घटती हैं उन पर एक तरह से प्रहार करता है। पहले का सारा समय चाय पानी मूंगफली खाने और व्यर्थ की बातों में चला जाता है। अक्सर हमारे यहाँ ऐसा होता है ना, कोई मीटिंग होती है तो पहले खाने पीने लग जाते हैं, पहले मुद्दे की बात नहीं करते हैं। मीटिंग होती भी है तो एक दूसरे पर छींटाकशी या बहसबाजी में बदल जाती है। प्रस्ताव पास नहीं हो पाता,
सदस्य वॉक आउट कर जाते हैं, मतलब आधे लोगों को तो पसंद नहीं आता, वो वॉक आउट कर जाते हैं। और एंड में सेक्रेटरी जो प्रस्ताव बनाकर लाता है ना, वो उनको मिलता नहीं है, फिर उसको बहुत ढूंढते हैं तो वो डस्टबिन में मिलता है। तो सारी की सारी जो बहस है, सारी की सारी जो मीटिंग है, वो एक व्यर्थ ही चली जाती है, और यहाँ तक कि जो प्रस्ताव बनाकर लाया गया था वो भी कूड़ेदान में मिलता है। इस स्थिति से नाटक में हास्य तो पैदा होता ही है, मतलब हंसी तो आती ही है। साथ ही लेखक व्यंग्य करता है कि अक्सर मीटिंग का चेयरमैन ऐसे व्यक्ति को चुन लिया जाता है जिसे स्थिति की जानकारी ही नहीं होती, मतलब उसको पता ही नहीं होता कि उसने किस विषय को लेकर मीटिंग करनी है, बस उसको बना देते हैं। सदस्य भी केवल खाना पूर्ति के लिए मीटिंग में आते हैं। इस स्थिति को लेखक ने राम भरोसे व श्याम भरोसे चपरासियों के वार्तालाप से दर्शाया है। राम भरोसे और श्याम भरोसे दो चपरासी हैं, ठीक है ना, और वो वहाँ पर जो भी खाने पीने का सर्व करना है या जो भी काम करने वो करते हैं, और एंड में वो एक दूसरे से बात करते हैं मीटिंग में क्या क्या पास कर गए। तो दूसरा कहता है पास कर गए कि राम भरोसे के घर में रहेगा और श्याम भरोसे के घर में रहेगा, और बाबू लोग अपने अपने घर में रहेंगे। तो देखिए कितना बड़ा व्यंग्य है ये, कि जो जैसा था वैसा ही रहेगा और कुछ भी नया नहीं होगा। इस प्रकार मीटिंग केवल तमाशा बनकर रह जाती है। राम भरोसे कहता है कि तमाशा खत्म हुआ, अर्थात सब कुछ अर्थहीन था, यानी कि जो जैसा था वैसा ही रहेगा, कुछ भी बदलाव नहीं आया। इससे पता चलता है कि मध्यम वर्ग कितना निष्क्रिय है और वह किसी भी काम को सीरियसली नहीं लेता। लेखक दर्शाना चाहता है कि लोगों के मन मस्तिष्क तथा क्रिया शक्ति पर कितनी धूल जमी हुई है, यानी कि मनुष्य जो है ना वो काम करके राजी ही नहीं है, कुछ काम करना ही नहीं चाहता, इसलिए वो आलसी बनकर बैठे रहना चाहता है। और यही सवाल है कि भी आने वाले समय में कब तक ऐसा चलता रहेगा कि लोग इसी तरह से मीटिंग करते रहेंगे और बिना किसी रिजल्ट के, बिना किसी निर्णय के ये सारी मीटिंग ऐसे ही अर्थहीन साबित होती चली जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो ये था बहुत बड़ा सवाल। धन्यवाद।